बच्चों गुड मॉर्निंग। ग्रुप 16 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एमसीक्यू थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म एग्जाम से बीएससी का टर्म 1 बिल्कुल अब नजदीक आ गया है, फटाफट शुरू करते हैं। Which of the first question, which of the following is not a member of group 16? सल्फर स्कैंडियम, स्कैंडियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आंसर हो गया स्कैंडियम। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को चैल्कोजेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन इज करेक्ट। चलो जरा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिप्सम इज, तो जिप्सम एक सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इप्सम भी एक सॉल्ट है, इप्सम मैग्नीशियम का सॉल्ट है, इसमें भी ऑक्सीजन होता है, सल्फेट है MgSO4.7H2O। outermost electronic configuration of group 16 elements, outermost configuration, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा 16th ग्रुप के एलिमेंट का, तो NH2NP4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सामने आ जाए, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following among group 16 elements have maximum negative value of electron gain enthalpy? तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन से अधिक सल्फर का होता है, तो आंसर विल बी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं आंसर ए। द ओनली मेटल इन ग्रुप 16, तो ये है पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब मेंबर्स है ग्रुप 16 का। पोलोनियम सबसे नीचे में है, उसी में मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है। द मेटलॉइड एलिमेंट्स, मेटलॉइड, मेटलॉइड मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज आ जाए, तो ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, इसमें ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, पोलोनियम मेटल है, और बच गया सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, यही है मेटलॉइड। द नॉन मेटल्स इन ग्रुप 16, चलो ये भी आंसर हो गया ऑक्सीजन एंड सल्फर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following has maximum negative value of delta EGH, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू सबसे अधिक सल्फर, अभी तुरंत एक क्वेश्चन था अभी। 14th, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते चला जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का मैक्सिमम होगा। Which is the most electronegative element after fluorine? Again answer is oxygen. ऑक्सीजन shows positive oxidation number, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का पॉजिटिव तभी होगा जब ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ओनली फ्लोरीन, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। ये आ गया 17, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इन देयर कंपाउंड इज +6, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है इसलिए +6 हो गया। द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोस्टली वैलेंसी तो 2 होता है,
ऑक्सीजन का मोस्टली वैलेंसी 2 होता है, लेकिन इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक जा सकता है, तो आंसर है 4। और ऑक्सीजन के बाद जो बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फर है, सेलेनियम है, इन सब का वैलेंसी 6 तक जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट एसिडिक हाइड्राइड। तो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम H2Te का मैक्सिमम होगा। द He बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम। तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियस। तो ये जो एलिमेंट है इसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है कि बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम, तो बॉन्ड एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन एटम इज स्मॉलेस्ट, दैट इज ऑक्सीजन, तो HO बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसी बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है, तो H2AC इज लीस्ट थर्मली स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाए। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग हाइड्राइड। तो वाटर एक नॉन रिड्यूसिंग हाइड्राइड है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। इसके अलावा H2S, H2AC ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द मोस्ट रिड्यूसिंग ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग वाटर है, नॉन रिड्यूसिंग H2S उससे ज्यादा, तो डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करता है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो H2Te का H2Te will be the most reducing, which is most acidic oxide of group 16. तो acidic nature of oxide depends on electronegativity और oxidation number। यहाँ oxidation number सल्फर का मैक्सिमम है +6 और सेलेनियम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, तो SO3 is the most acidic oxide among these 4 oxides। शेप ऑफ SF6 का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, इसी का दूसरा नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो आप अपना आंसर ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन ये ऑप्शन तो है नहीं, तो हम लोग कहेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। यस आ गया। शेप ऑफ SF4 में सिग्मा बॉन्ड 4 होता है एंड लोन पेयर 1 होता है, और दोनों का सम करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 का मतलब sp3d और लोन पेयर 1 है, इसलिए इसका शेप बदलकर हो जाता है सीसॉ। इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल न होकर लोन पेयर के कारण SF4 becomes सीसॉ। Which of the following do not release oxygen gas on heating? तो भाई NaNO3 से मिलता है ऑक्सीजन गैस, लेड नाइट्रेट से भी मिलता है, HGO से भी मिलता है, लेकिन क्वेश्चन है डू नॉट रिलीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि CaCO3 को हीट करेंगे तो दिस गिव्स CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। O2 does not react directly with, yes, it does not react directly with gold and platinum। देखो गोल्ड के ज्वेलरीज होता है, प्लैटिनम का ज्वेलरीज होता है, हम लोग दिन रात अपने हाथ में लगाए रहते हैं, अंगूठी, गला में चेन लगाए रहते, और देखो कोई रिएक्शन नहीं होता उसके साथ, मींस ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विथ गोल्ड एंड प्लैटिनम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29।
Which of the following does not react with oxygen directly? क्वेश्चन नंबर 29। चलो देखो कौन डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करता है। अब क्वेश्चन सामने आ गया। अब यही क्वेश्चन कुछ देर पहले था, गोल्ड प्लैटिनम था, यहाँ पर प्लैटिनम है, तो यही आंसर हो जाएगा। जिंक, जिंक ऑक्साइड बनाता है, टाइटेनियम भी टाइटेनियम ऑक्साइड बनाता है, आयरन भी आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो ये सब रिएक्ट करता है। ZnO, TiO2, FeO, Fe2O3, लेकिन प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन इज दिस। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following metal oxides can be basic? अब देखो ये जानते हैं हम लोग कि Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, तो एम्फोटेरिक होने का मतलब है कि इसका नेचर बेसिक और एसिडिक दोनों होगा, और बाकी ये सब तो बेसिक ऑक्साइड है, तो आंसर इज Al2O3। क्वेश्चन नंबर 31। द न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड तो एसिडिक होता है, लेकिन याद रखना CO, NO और N2O ये तीनों ही न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। O3 इज ऑफ O2, तो O3 और O2 इसको एलोट्रॉप्स कहते हैं ऑफ ऑक्सीजन, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33। कलर ऑफ लिक्विड ओजोन, पेन ले ले। हाँ, कलर ऑफ लिक्विड ओजोन ब्लू कलर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन जो लिक्विड स्टेट में ब्लू कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 34। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको कि रटा हुआ होना चाहिए आपको। एट व्हाट ppm पार्ट्स पर बिलियन इन एयर O3 बिकम्स हार्मफुल, तो ये होता है अबव 100 ppm, तो इसको रट जाना कि अगर ऑक्सीजन का लेवल हो गया एयर में मोर देन 100 पार्ट्स पर मिलियन, तो दिस बिकम्स हार्मफुल। क्वेश्चन नंबर 35। ओजोन इज, अब ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए कि ओजोन O3 ये बहुत आसानी से रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है O2 एंड ऑक्सीजन में। दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ही दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के कारण ओजोन बिकम्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 36। ओजोन लेयर कैन बी डिप्लीटेड बाय, ये है NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, फ्रियॉन्स, ये दोनों से ही होता है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। यूजेस ऑफ O3 आर, मतलब ओजोन का यूजेस क्या क्या है, चलो देख लो। जर्मिसाइड होता ही है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, स्टेरलाइजिंग भी होता है, मतलब ऑल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट O3, यानी कि ओजोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, बिल्कुल सही है, दोनों इक्वल होता है। मॉलिक्यूल इज एंगुलर, ये भी सही है। O3 मॉलिक्यूल इस तरह का होता है, इस तरह के शेप को एंगुलर कहते हैं। बॉन्ड एंगल इज 117 डिग्री, ये भी सही है। इसका मतलब है क्या क्वेश्चन था, इज इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल आर करेक्ट। थोड़ा इस क्वेश्चन को ऊपर कर ले। हाँ, अब पूरा स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 39। हाउ इज O3, क्वेश्चन नंबर 39। हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि O3 के अमाउंट को हम लोग
कैसे पता करते हैं, उसके क्वांटिटी को पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन को। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया यहाँ पर। Ozone acts as powerful oxidizing agent because it readily gives, ये तो अभी डिस्कशन किए थे, एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, therefore ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म, अब सल्फर पर क्वेश्चन आ गया। सल्फर का मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को क्या कहते हैं? तो सल्फर में जो मोस्ट स्टेबल है वो होता है रोम्बिक सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। 42, व्हाट इज ट्रू अबाउट रोम्बिक सल्फर? ठीक है, येलो इन कलर सही है, इनसॉल्युबल इन वाटर ये भी सही है, CS2 में सॉल्युबल होता है ये भी सही है। मतलब क्या पूछा? व्हाट इज ट्रू? तो ट्रू ऑल ऑफ द अबव, सबका सब सही है। तो एक तरह से आप इसको याद भी कर लेंगे कि येलो कलर का होता है रोम्बिक सल्फर, वाटर में इनसॉल्युबल है और CS2 में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, चलो ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर स्क्रीन में आ गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है, रोम्बिक सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर। रोम्बिक सल्फर को कहा जाता है अल्फा सल्फर, याद कर लेंगे इसको। रोम्बिक सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर। क्वेश्चन नंबर 44, मोनोक्लिनिक सल्फर को कहते हैं बीटा सल्फर। तो याद कर लेना दोनों, रोम्बिक सल्फर इज अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर इज बीटा सल्फर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाइए। व्हाट इज ट्रू अबाउट मोनोक्लिनिक सल्फर? मेल्टिंग पॉइंट इज हायर, ये भी सही है, देन रोम्बिक सल्फर। इट इज सॉल्युबल इन CS2, करेक्ट। It is prepared by melting and then cooling of rhombic sulfur. मोनोक्लिनिक को रोम्बिक सल्फर से ही बनाते हैं, यानी कि ऑल आर करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 45 के बाद 46 नंबर, ऐसे आ गया क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्वेश्चन है। मतलब किस टेम्परेचर पर अल्फा सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू बीटा सल्फर? तो ये भी फैक्चुअल है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को रट लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 369 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 47, इन वेपर स्टेट H2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और S2 मॉलिक्यूल है, और हम लोग जानते हैं O2 मॉलिक्यूल के बारे में कि O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, और ये पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसी तरह से S2 मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT जो 11th में पढ़ते हैं ना, तो MOT से जब कन्फिग्रेशन लिखते हैं O2 का, तो मालूम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैसे ही S2 मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48, ये आ गया। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस इट हैज क्राउन शेप्ड रिंग, सही है ये तो। एक और सल्फर S6 होता है जो चेयर फॉर्म में होता है, ये भी सही है। क्या खोजना है? इनकरेक्ट। येलो सल्फर इज सॉल्युबल, अच्छा यही तो गलत है। अभी तो कुछ देर पहले प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे।
कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यहाँ लिखा है सॉल्युबल, तो दिस इज इनकरेक्ट। चलो लैब मेथड है SO2 गैस के प्रिपरेशन का। क्वेश्चन नंबर 49। इन लैब SO2 गैस प्रिपेयर्ड बाय सल्फर प्लस ऑक्सीजन, नहीं ये तो इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियली सल्फर को SO2 गैस को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ये क्या है अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 49। चलो SO2 गैस नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी FeS2, ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है, इस मेथड से भी हम लोग इंडस्ट्रियली बनाते हैं। Na2SO3, हाँ यही हो जाएगा, सल्फाइट है ये, सोडियम सल्फाइड को जब एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से SO2 गैस इज रिलीज्ड। सो ऑप्शन नंबर डी, मतलब दिस मेथड, दिस रिएक्शन इज लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO2 गैस। लैब में बनाने के लिए Na2SO3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Aqueous solution of SO2 is acidic due to formation of H2SO3। SO2 को आप वाटर में जब डिसॉल्व कराते हैं तो ये बना लेता है इस तरह से, H2O के साथ मिलकर बना लेता है H2SO3, और H2SO3 is a weak acid, इसलिए ये डिसोसिएट होकर के दे देता है H+ आयन एंड SO3- आयन, SO3 2-, इस तरह से। तो H2SO3 के बनने के कारण SO2 गैस का एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 51। SO2 reacts with lime water and turns it milky। लाइम वाटर को मिल्की कर देता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। ये रिएक्शन ऐसा होता, SO2 + CaOH2, ये लाइम वाटर हो गया एक्वस, तो ये बना लेता है CaSO3 + H2O, और CaSO3 वाटर में इनसॉल्युबल है, और इसी के फॉर्मेशन के कारण सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की। मिल्की मतलब व्हाइट हो गया सॉल्यूशन, तो आंसर इज CaSO3। SO2 रिड्यूसेस MnO4- इनटू, तो SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, MnO4- को रिड्यूस करके Mn2+ में कन्वर्ट कर देता है। SO2 रिड्यूसेस Fe3+, तो Fe उसी तरह से Fe3+ को भी ये रिड्यूस करके Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। SO2 इज यूज्ड, तो ठीक है भाई, इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए, SO2 को डिसइंफेक्टेंट में भी यूज करते हैं, मतलब इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ये सब का सब सही है। तो SO2 का ये तीनों यूज को याद कर लेना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। सल्फ्यूरिक एसिड इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड, तो इसको तो रटना भाई, याद कर लेना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। नाइट्रिक एसिड के लिए ओसवाल प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, अमोनिया के लिए हैबर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। चलो आगे आते हैं, यहाँ है 56। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO2 इज कन्वर्टेड इनटू SO3, तो इसके लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, याद करेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड B2O5। क्वेश्चन नंबर 57। द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ SO2 to SO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, इसीलिए इस पर क्वेश्चन भी है कि SO2 से SO3 में कन्वर्ट करने के लिए
जो मोस्ट सुटेबल कंडीशन क्या है? तो ये बहुत हाई प्रेशर तो नहीं होता है, इसलिए ए बी नहीं होगा। टेम्परेचर भी बहुत हाई नहीं होता है, इसलिए सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Pressure 2 atm and temperature is about 720 Kelvin. Which of the following is our property of H2SO4? लो वोलेटिलिटी तो नहीं होता है इसका, हाई वोलेटिलिटी, हाँ नहीं सॉरी ठीक है, लो वोलेटिलिटी होता है, आसानी से वेपराइज नहीं होता है, तो ये करेक्ट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ फॉर वाटर, ये भी करेक्ट है, बिकॉज H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। अब देखिए भाई, ये सब रिएक्शन जो है यहाँ पर बना लेते हैं। NaHSO4, अच्छा यहाँ 2 NaCl लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन इस तरह से होगा, इसको लिख देंगे Na2SO4 प्लस ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, HCl वेपराइज होकर ये यहाँ से अलग हो जाता है, और ये लैब मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। H2S प्लस NaNO3 ये भी है लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3, तो ये बना लेता है अगेन Na2SO4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी है, प्लस 2HNO3 का वेपर्स। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, CaSO4 प्लस 2HF। अब ये सब आपको लिखने तो नहीं आएगा, लेकिन MCQ में रहेगा कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है। C12H22O11, तो ये बना लेता है, अभी बताए थे ना कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से वाटर को निकाल लेता है, तो 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर हो जाएगा, तो कहेंगे 11H2O डॉट H2SO4। H2SO4 has very strong affinity for water, तो यहाँ से इस कंपाउंड से वाटर को ये निकाल लेता है। कॉपर प्लस कॉन्क H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बना देता है, कॉपर को कन्वर्ट कर देता है कॉपर सल्फेट में, और खुद रिड्यूस हो जाता है SO2 में, और साथ में बन जाता है H2O। कार्बन को H2SO4 कन्वर्ट कर देता है CO2 में, और बाकी दोनों प्रोडक्ट यही दोनों रह जाता है सेम। तो जो भी कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन है, इन सब में ये एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉपर को कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन को कन्वर्ट किया CO2 में, फास्फोरस है इसको कन्वर्ट करता है H3PO4 में, और बाकी दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा। I2 is converted into HiO3, और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले की तरह से ही SO2 एंड H2O में, तो इन सारे रिएक्शंस में H2SO4 is converted into SO2 and H2O, और बाकी जो कॉपर है, कार्बन है, फास्फोरस है, आयोडीन है, इन सबको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। सल्फर प्लस H2SO4, तो यहाँ पर ये बना लेता है SO2 प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अगले पेज में जाना होगा, क्वेश्चन नंबर 59।
यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन फर्टिलाइजर, सही है। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में यूज करते हैं, ये भी सही है। पेंट इंडस्ट्री में, अच्छा ये तो बहुत, ये सारा इसका यूजेज है। डिटर्जेंट में भी बनाते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी में भी यूज होता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में भी यूज होता है। मतलब इन ये आपको याद करने के लिए दे दिया गया है कि these all are uses of sulfuric acid। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच नेम एंड फॉर्मूला फ्रॉम कॉलम 1 एंड 2। लेकिन मैच करने के लिए नाम तो दिया नहीं है, इसका मतलब है ये नाम आपको खुद से लिखना है। नाम है सल्फ्यूरस एसिड, फॉर्मूला बता दे रहे हैं H2SO3, याद कर लोगे इन सबको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओलियम इसी का नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए इसमें H2S2O8, डाइसल्फ्यूरिक एसिड आ गया H2S2O7, वही ओलियम, ओलियम का ही नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी और डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी। थायोसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O3 and परसल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO5। तो दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये भी आपके सिलेबस में है। तो इतना पार्ट हो गया ग्रुप 16 का। चलिए अगले वीडियो में हम लोग ग्रुप 17 और इनर्ट गैस कर लेंगे। तो चलो बच्चों, एक ग्रुप 16 15 की तरह से ही 16 भी रिवाइज कर लेंगे आप, और इसी के बाद हम लोग ग्रुप 17 पर भी एक बहुत जल्दी अगला वीडियो डाल देंगे, उसको भी रिवाइज कर लोगे अपने बोर्ड एग्जाम के पहले। तब तक के लिए आप लोगों के लिए गुड लक और अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए।